नमस्कार आप सभी को, राम राम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर 9th का, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? अगर देखा जाए तो संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है, जो भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है? पदार्थ है। विश्व में बनी हुई प्रत्येक चीज जो हमें दिखाई देती है, यह हम इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ होता है। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, और 5 में से किसी भी इंद्रिय से अगर हम महसूस कर सकते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं। अगर साइंस की भाषा में कहें तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। किस सामग्री से बनी है? तो पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, और हमारे आसपास जो भी कुछ है, सारा का सारा क्या है? पदार्थ है। यह कह सकते हैं हम कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। यदि किसी चीज का, किसी वस्तु का द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है, तब पदार्थ की श्रेणी में आ जाती है। और ब्रह्मांड में 2 ही चीजें बस हैं, पदार्थ और ऊर्जा। हमारे लिए यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने हैं। तो पदार्थ को हम देखते हैं, साथ ही साथ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से मैंने PDF तैयार करी है, इसे देखते जाइए और नोट करते रहिए। मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी हम देख सकते हैं ये व्हाइट बोर्ड, माइक, फैन, लाइट का जो बल्ब है, वो सारा का सारा क्या है? पदार्थ। यानी कि तुम्हारे आसपास जो सामने क्या दिख रहा होगा? फोन दिख रहा होगा, वो भी पदार्थ है। कुर्सी, चेयर, सारी की सारी क्या आती हैं? पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। और ये बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये सतत नहीं होते हैं। जो कण होते हैं वो सतत नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह के कणों से अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे बात करते हैं हम, अगर कोई मिट्टी का ढेला ले लें तो उसे तोड़ते जाएं तो देखते हैं कि हाँ, पहले जो मिट्टी का ढेला था वो छोटे छोटे बारीक पदार्थों में, कणों में टूटकर अलग हो जाता है। तो ऐसे ही प्रत्येक चीज छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। हमारे लिए जो दिखाई देते हैं कि हम एक सीमा तक मिट्टी के या फिर चौक के पार्टिकल कर सकते हैं, परंतु एक सीमा के बाद, निश्चित सीमा के बाद हम उसके पार्टिकल नहीं कर सकते, पर उसका अभी अंत नहीं होता है। अति सूक्ष्म कण तो हमारे लिए दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म कण मिलकर अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो पदार्थ का निर्माण करते हैं। अच्छा, पदार्थ के अविलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? गुणों की बात करते हैं। पदार्थ के अविलाक्षणिक गुण, तो पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि कोई रोशनदान से अगर रोशनी आती होगी, सूर्य का प्रकाश वगैरह, दिन का समय हो और आप अंधेरे कमरे में हैं, कहीं से भी कुछ प्रकाश आ रहा होगा
उसमें बहुत सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार पदार्थ कण क्या करते हैं, ब्राउनी मोशन में गति करते रहते हैं पदार्थ के अंदर, और उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। जाहिर सी बात है, अगर उनके पास गतिज ऊर्जा होगी तभी गति करेंगे, वरना वो गति नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं तो अगर स्पंज ले लें आप, स्पंज समझते होंगे, गद्दी, और उसमें बहुत सारी एयर भरी रहती है। अगर हम उस पे पानी डालते हैं तो वो क्या कर लेती है, सोख लेती है। इसी प्रकार अगर एक गिलास वाटर में अगर ग्लूकोज की मात्रा धीरे 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 डालना प्रारंभ की जाए तो ग्लूकोज उसी में घुलना प्रारंभ कर जाता है, घुलता रहता है, जब तक कि उसके बीच में खाली स्थान, रिक्त स्थान रहता है पानी के अंदर, तब तक वो क्या करता है, घुलता रहता है उसमें। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण बल लगता है उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में, एक दूसरे को खींच के रखते हैं बांध के। और जैसे कि सूखी अगर मिट्टी है, उसके पार्टिकल को अलग अलग कर दिया जाए, थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या करेगा, मिट्टी का अगर पानी सूख भी जाए फिर भी वो एक बॉन्ड बना लेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा जो ठोस की भांति व्यवहार करता है। और जितना कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होगा उतने ही पदार्थ ठोस मजबूत बनता है। देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं इसी पर निर्भर करती हैं कि पदार्थ कितना मजबूत है, या ठोस है, या द्रव है, या फिर गैस है। तो तीन स्थितियां होती हैं मुख्यतः जो आप पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। दो स्थितियां और होती हैं, प्लाज्मा स्टेज और बीईसी स्टेज। बीईसी के लिए कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, परंतु हमारे लिए यहाँ पर तीन ही पढ़नी है मुख्यतः, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में देखते हैं कि ठोस बहुत सॉलिड चीज जिसका आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, और आकार भी निश्चित रहता है। जैसे मैं यहाँ पर मार्कर की बात करता हूं, मार्कर एक प्रकार का क्या है, ठोस है, इसका आकार निश्चित है और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। ये कहीं भी रख दो उतनी ही जगह घेरेगा जितनी यहाँ पर घेरे हुए। आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की जितनी भी डायमेंशन होती है या जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि अगर ठोस किसी पदार्थ का आयतन निश्चित है और आकार निश्चित है तो वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। निश्चित आकार होता है इसका, क्या कहते हैं, इसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में निश्चित सीमाएं होती हैं, यानी कि अगर ये ठोस है तो इसकी सीमा है। अगर mm में इसको मापते हैं या सेंटीमीटर से मापते हैं तो इसकी डायमेंशन बार बार मापने पर भी क्या रहती है, सेम रहती है। निश्चित सीमाएं होती हैं, इसमें संपीड्यता नगण्य होती है। अगर ठोस की बात करें तो इसकी संपीड्यता कैसी होती है, नगण्य। अब
अगर आप संपीडितता नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इसको दबाएंगे, कितना भी तेज दबाएं फोर्स देके, परंतु इसका आकार नहीं बदलने वाला है। इसी को ही क्या कहते हैं, संपीडितता कहते हैं। और ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं और टूटने का विरोध भी करते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं। जैसे कि ब्रिक है, ईंट, पत्थर है, लकड़ी है, ये क्या है, ठोस पदार्थ हैं। इनके आकार और आयतन निश्चित होने के कारण ये ठोस हैं। दूसरी अवस्था देखते हैं, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था देखते हैं कि ये तरल होते हैं। द्रव कैसे होते हैं, तरल, तरलता का गुण होता है इनमें। तरलता कहते हैं बहने की प्रक्रिया, यानी कि द्रव बहते हैं, जो बह जाए वो द्रव होता है। अच्छा, पदार्थ के लिए द्रव्य भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और द्रव क्या होता है, एक तरल अवस्था होती है द्रव्य की, जिसमें बहने की प्रकृति होती है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, यानी कि जिस बर्तन में रखें, अगर पानी मान लो, जिस भी बर्तन में रखोगे आप, उसी बर्तन का आकार ले लेगा। अगर आप गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में रखते हैं आप तो बोतल का आकार ले लेगा। जिस बर्तन में आप रखते हैं उसी का आकार ले लेगा। और द्रव का निश्चित आयतन होता है, परंतु आयतन कैसा, अगर गिलास में 1 लीटर जितना स्थान घेर रहा है, अगर 1 लीटर पानी, तो बोतल में भी 1 लीटर जितनी ही जगह घेरेगा, यानी कि जितनी जगह घेरेगा वो निश्चित रहती है। और द्रव में संपीडितता का गुण होता है, परंतु इन्हें बहुत ज्यादा संपीडित नहीं किया जा सकता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में संपीडित किया जा सकता है द्रव में। इसके बाद आते हैं गैस पे। अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नोट करते जाइए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं नोट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं आप अपने पास में। और नोट्स बना के बहुत अच्छे से कंटेंट मैंने तैयार किया है, जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं, और किताब से बेहतर रिवीजन होगा आपका यहाँ पर। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है कि गैसों के जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में बहुत आकर्षण बल नहीं रखते हैं। मैंने क्या बताया आपके लिए कि जो कण होते हैं उनकी प्रकृति होती है गति में रहना। गतिज ऊर्जा के कारण क्या करते हैं, ये गतिज अवस्था में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। परंतु आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे से बने रहेंगे। और आकर्षण बल यदि कम हो जाए तो क्या होगा, ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जैसे आप पर ही अगर पढ़ाई का प्रेशर है तो आप पढ़ते रहेंगे, अगर प्रेशर नहीं है तो पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, आसानी से पढ़ने का मन नहीं करेगा। गैस के कण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जैसे ही दाब घटा और ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इनकी ना तो कोई सीमाएं होती हैं और ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यदि आप घर में एलपीजी गैस है आपके, एलपीजी आप गैस जानते होंगे,
जो सिलेंडर में भरी होती है, जिससे खाना बनता है। अगर 15 किलो के सिलेंडर में या 15 लीटर के सिलेंडर में एलपीजी गैस द्रव अवस्था में है, तो केवल आयतन कितना है उसका? 15 किलो के सिलेंडर बराबर। और आकार भी उसका कैसा है? सिलेंड्रिकल है। अगर उसे खोल दिया जाए, यानी उसका वाल्व खोल दें और प्रेशर हटा दें उससे, तो क्या होगा कि वो जितनी भी जगह घेरेगी, जहां जहां उसको दिखाई देगा स्थान, वहां वहां फैल जाएगी। अगर आप किचन से दूसरे कमरे में भी हैं तब भी उसकी आपको स्मेल आ जाएगी, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, और गति करते करते जहां जहां उनकी मात्रा पहुंच सकती है वहां वहां पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। यानी अगर कमरे में भरना चाहें आप, तो एक ही जो छोटी सी सिलेंडर में भरी जा चुकी थी गैस, वो पूरी कमरे में फैल जाएगी और कमरे का आयतन ले लेगी और कमरे का ही आकार ले लेगी। अगर कमरे से भी खुले मैदान में छोड़ दें तो जहां जहां तक वायु के साथ में बहती हुई चली जाएगी। इसीलिए इसका कोई ना आयतन होता है ना आकार होता है। जैसे गैस आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस, आजकल ऑटो वगैरह सीएनजी गैस से चलते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आप तो जानते ही होंगे, धुआं वगैरह निकलता है, चूल्हे से धुआं निकलता है, या फिर अलाव वगैरह तापते हैं, अलाव लगा के उनसे धुआं निकलता है। क्या फैलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाहनों से निकलने वाला भी धुआं भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अब देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं क्या आपस में परिवर्तित होती हैं। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी कि एकमात्र अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है, तो आप क्या कमेंट में बता सकते हैं? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? पानी, जल, वाटर। ये तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। अगर मैं ठोस में बात करूं तो ये बर्फ के रूप में पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं जो बर्फ की तरह जमे हुए हैं। अगर द्रव अवस्था की बात करूं तो ये पीने के पानी के रूप में नदियों में, तालाबों में, सागरों में, झरनों में, सारी की जगह पे क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है पानी। और अगर मैं गैसीय अवस्था की बात करूं तो वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। बादलों के रूप में, बादल क्या होते हैं? जल वाष्प का ही मिश्रण होते हैं। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों स्थितियों में ही पाया जाता है। अगर बात करें हम पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में, तो दो चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? एक तो ताप परिवर्तन का और एक दाब परिवर्तन का। अगर हम बर्फ के लिए टेम्परेचर बढ़ाते जाएं उसका, यानी तापमान बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? बर्फ एक निश्चित सीमा तक तो ठोस अवस्था में रहेगा, फिर क्या करेगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ठोस से द्रव में बदल जाएगा। बर्फ पानी बनकर बहने लगेगा, और तब तक अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा कितना भी टेम्परेचर दे दें आप, जब तक कि सारा का सारा बर्फ पानी ना बन जाए। और जैसे ही पानी में बदल जाएगा और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर बर्फ क्या होगा? वाष्प में बदलकर हवा में उड़ जाएगा, हवा के साथ
उड़ जाएगा। अब जलवाष्प बनने की प्रक्रिया या फिर ठोस से पानी बनने की प्रक्रिया, बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया, ये क्या है? ये सारी की सारी अवस्थाएं परिवर्तन है। मैंने आपको बताया कि भौतिक रूप में तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। भौतिक गुण इसके होते हैं ठोस, द्रव और गैस। अगर रासायनिक रूप की बात करें तो ये पदार्थ क्या होते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ पर आप बात केवल भौतिक गुणों के बारे में करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी डिस्कस करना जरूरी होता है। तापमान में परिवर्तन के कारण मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, और अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक मेल्टिंग पॉइंट के बाद में, क्वथनांक के बाद में बर्फ में बदल जाएगा। अच्छा, दाब परिवर्तन का प्रभाव, अगर हम किसी भी पदार्थ से दाब हटा लें तो वह भी क्या होता है? अवस्था परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि घरेलू गैस का सिलेंडर, या जिसे कहते हैं एलपीजी गैस, सिलेंडर में प्रेशर से भरी रहती है, परंतु जैसे ही हम उसका बाल खोलते हैं दाब हटता है उस पे। दाब का क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। जैसे ही वो बल हटता है, दाब, गैस की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में गति करने लगते हैं और गति ऊर्जा पाकर सराउंडिंग में फैल जाते हैं, आसपास के वातावरण में मिल जाते हैं। इसकी मुख्य अवस्थाओं के बारे में देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। देखो, फ्लो चार्ट तैयार किया है मैंने कि अगर कोई द्रव है तो द्रव से गैस का बनना और गैस से द्रव का बनना, या फिर ठोस से द्रव का बनना और द्रव से ठोस का बनना, ये क्या कहलाता है? अगर हम कोई पदार्थ ठोस से द्रव बनना है, जैसे मैंने बताया आपके लिए कि कोई बर्फ पिघलकर पानी बन गई, तो उसे क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे या गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? संगलन या फिर गलनांक। और अगर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है तो उसे कहते हैं जमना या फिर ध्रुवीकरण। याद रखना कि अगर पूछी जाए परिभाषा की संगलन क्या है, तो जब कोई पदार्थ ठोस से अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लिख भी सकते हैं आप कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन या फिर गलनांक कहलाती है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना। अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाती है उसे क्या कहते हैं? जमना। ठीक ऐसे ही द्रव भी क्या करता है? अवस्था परिवर्तन करता है। मैंने बताया पानी को भी अगर टेम्परेचर देंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तब वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? क्वथन या फिर क्वथनांक। क्वथन कहते हैं। क्वथनांक को क्या कहेंगे भाई? क्वथनांक कहते हैं जिस तापमान पर कोई भी द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और इसे बाष्पीकरण भी कहते हैं। मैं आपको क्वथनांक और बाष्पीकरण में अंतर अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लें आप
कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। और अगर कोई गैसीय अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तब उसे क्या कहते हैं? संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र नालों से, झरनों से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऊपर पहुंचते ही बादल का रूप ले लेता है, और बादल जैसे ही टेम्परेचर उसका कम होता है वैसे ही क्या होता है? वर्षा जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। या आपने देखा होगा, अगर किसी बर्तन में आप ठंडे पदार्थ को डाल लें, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसे आप सोचा है आपने कि अगर बाहर रख देते हैं फ्रिज से निकाल कर तो उस पे इतना पानी कहाँ से आ जाता है? पानी कहाँ से आ जाता है? वो भाई हमारे वायुमंडल में, वायु में क्या रहती है? जलवाष्प घुली रहती है, यानी नमी की मात्रा अधिक जहां होगी, और वो नमी जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की ठंडी बोतल के संपर्क में आएगी उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वहां पर संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? गैस अवस्था से किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना। मगर इन दोनों प्रक्रियाओं के अलावा भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा भी होता है कि अगर ठोस पदार्थ है कोई और उसको टेम्परेचर दिया जाए या फिर तापमान में वृद्धि की जाए तो वह द्रव अवस्था से बदले बिना, यानी कि द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। याद रखना आप लोग कि जब कोई पदार्थ, लिख भी सकते हैं, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो सीधे ठोस अवस्था से किस अवस्था में पहुंच जाती है? गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है। कपूर है, कपूर को जलाया जाता है, सीधे क्या होता है? द्रव बने बिना सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? कपूर से तो आप लोगों ने पूजा कभी की होगी घर पे, या फिर जलता हुआ देखा होगा आपने। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कपूर को अगर गर्म किया जाए तो सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार एक नौसादर, नौसादर भी क्या है? गैस अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और अगर कोई भी पदार्थ गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था में आ जाती है तो उसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं उसे? निक्षेपण की क्रिया। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया हो आपको तो एक बार देखिए आप, दूसरी बार जब भी मौका मिले, टाइम मिले, आपको रिवीजन करना है इसी का। और अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो आपके लगातार आती रहेंगी। देख रहे होंगे आप कि पूरा का पूरा चैप्टर का सार लगभग खत्म होने वाला है कुछ ही मिनटों में। दूसरा, क्वथनांक और बाष्पीकरण। मैंने क्या कहा था? क्वथनांक। क्वथनांक कैसी क्रिया होती है? यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी बर्तन में द्रव ले लिया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो टेम्परेचर से द्रव से गैस अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि सारे द्रव का, या फिर मैं पानी की यहाँ बात करूं कि अगर एक बर्तन में पानी लिया, भगोने में पानी लिया और उसे चूल्हे पर रख दिया और गर्म करने लगे, तो तब तक पानी भाप में नहीं बदलेगा जब तक कि
सारे पानी का टेम्परेचर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी वायुमंडल दाब पर अगर हम किसी जल को गर्म करते हैं तो पानी से भाप में तब बदलेगा जबकि सारे जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब। और यह प्रक्रिया एक साथ होती है। जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा फिर भाप बनना स्टार्ट कर देगा और एक साथ भाप बन के उड़ सकता है। परंतु जैसे मैंने कहा सारा का सारा पानी एक साथ उड़ सकता है, परंतु आप कहोगे कि नहीं, पानी तो धीरे धीरे उड़ता है। भाई उड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ऊपर की सतह उड़ती है और दाब कम होता है तो दूसरी सतह उड़ जाती है, फिर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परंतु ऐसा बाष्पीकरण में नहीं होता है। बाष्पीकरण कैसा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी पानी भाप बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि आपने किसी फर्श पर पानी फैला दिया और थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है, फर्श सूख जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सब सारा का सारा क्या होता है, बाष्पीकरण के कारण उड़ जाता है। फर्श सूख सकता है अगर रेत से बना हुआ हो, ज्यादा रेत की मात्रा पड़ी हो, पर इस उदाहरण से नहीं तो इससे समझ लीजिए आप कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धुल के डाले, क्या कपड़ों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं होता है। वो तो कम टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, सूख जाते हैं। अगर सपोज दैट कमरे के अंदर डाल दिया आपने कपड़े और पंखा चला दिया, फिर भी कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। पानी, जितना भी पानी होता है कपड़ों के अंदर, वो सारा का सारा भाप बनकर उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। कि किसी भी टेम्परेचर पर, एनीवन, कोई भी टेम्परेचर हो, उस पर अगर जल भाप बनकर उड़ जाएगा उसे बाष्पीकरण कहा जाता है। बाष्पीकरण के कुछ कारण होते हैं। अगर मैं कहूं बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, कारण तो सतही क्षेत्रफल होता है। अब सतही क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। अगर आप कपड़े हैं धुले और एक जगह टांग दिए तो क्या वो सूख जाएंगे जल्दी? अगर सूखेंगे तो सूखने में क्या लेंगे, टाइम लेंगे, समय लेंगे। परंतु उन्हें झाड़ के फैला दिया जाए ज्यादा क्षेत्रफल में तो क्या होगा, आसानी से और बहुत जल्दी उनका बाष्पीकरण हो जाएगा जल में। उसमें जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे वायु में उड़ जाएंगे और कपड़े बहुत आसानी से बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा समझ में आए, पहला तो क्षेत्रफल। यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो बाष्पीकरण बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग अगर ध्यान नहीं रहे तो। दूसरी बात है तापमान में वृद्धि। अगर आप तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब भी क्या होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा। यानी जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है नदी नालों का जल उसी हिसाब से जल्दी सूखने लगता है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बाष्पीकरण तेजी से होगा। दूसरा होता है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता कहते हैं वायु में घुली हुई नमी की मात्रा को। यानी कि किसी भी वायु, कोई वायु ठंडी है या गर्म है, यानी उसमें जल की मात्रा कितनी है, जल वाष्प की मात्रा कितनी है। अगर शुष्क वायु होगी
तो जल्दी से जल्दी बाष्पीकरण होगा, क्योंकि वायु में भाप की मात्रा की क्या है, कमी है। अगर वायु में प्रचुर मात्रा में जल वाष्प है तो बाष्पीकरण आसानी से नहीं होगा। तो ये भी एक कारक है प्रभावित करने वाला। एक है कि वायु की गति, भाई जितनी तेज वायु चल रही होगी बाष्पीकरण उतनी ही ज्यादा तेज होगा। क्यों? कि जो भी नमी होगी वो आसानी से वायु बहाकर दूसरी जगह ले जाएगी और उस सतह पर दूसरी जल वाष्प फिर से बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह वायु जितनी तेज चल रही होगी बाष्पीकरण उतनी ही अधिक तेजी से होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक क्वेश्चन है कि बाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है, यानी कि बाष्पीकरण से शीतलता, यानी जहां भी बाष्पीकरण हो रहा होगा वहां पर मौसम ठंडा क्यों हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जल वाष्प नमी के कारण जो वातावरण से उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं गति करते रहते हैं और ऊष्मा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण मौसम ठंडा हो जाता है या फिर वातावरण में शीतलता आ जाती है। ठीक है, और कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि जैसे कि आप नदी के किनारे चले जाएं या झरने के किनारे चले जाएं तो आपको गर्मी क्यों कम लगती है। यही कारण है कि उसमें बाष्पीकरण होने के बाद जल वाष्प की वायु में मात्रा अधिक होती है। जैसे कि आप घर में कूलर चला के लेट जाएं अगर गर्मियों में, तो क्या होता है, मौसम ठंडा लगता है और आपको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पानी की फुहार होती है वो भाप बनकर क्या होती है, उड़ जाती है और आसपास की जो कमरे में या फिर घर में टेम्परेचर अधिक है और एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर अधिक है वो मॉलिक्यूल्स हीट ऑब्जर्व करके, यानी कि ऊष्मा को सोखकर वातावरण का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर कब डाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।